मुझे इश्क है हर उस चीज से कि मुझे इश्क है हर उस चीज से जो मुझे कामयाब बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। My dear friends, first of all, congratulations to all of you who get success in NTPC examination 2023. Yes, my dear friends, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि एक बड़ी संख्या में इस बार एनटीपीसी में लोगों का रिजल्ट हुआ है, लोग सक्सेस हुए हैं, लोग अपने फैमिली, अपने सोसाइटी के चेहरे पर एक मुस्कान लाने का काम किए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अटेस्टेशन फॉर्म। मीन्स हाउ विल यू फिल अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि एक जमीन में खतियान का होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अटेस्टेशन फॉर्म में आपका सारा जो कहते हैं ना कि जमीन का खतियान निकाल दो तो सारा चीज निकल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म का रोल वही होता है। उसमें सारा मतलब सारी जानकारियां आपसे जो रिलेटेड है, सारी की सारी जानकारियां वो अटेस्टेशन फॉर्म में होता है। सो डियर फ्रेंड, अटेस्टेशन फॉर्म को भरते समय काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। यदि आप उसमें किसी भी तरह की गलती की, ओवर राइटिंग की, तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अटेस्टेशन फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या कॉलम होते हैं, किस कॉलम में कौन सा फिल करना है, किसको कैसे फिल करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो उसको कहाँ से बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को क्या उसमें एफिडेविट भी लगता है। इन सारी बातों का डिस्कशन हम वीडियो में करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और ये है अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट। इस प्रकार का अटेस्टेशन फॉर्म आपके ऑफर लेटर में घर पर जाएगा, जिसमें बेसिकली 3 कॉपी में आपको भेजा जाएगा। 3 कॉपी में एक, और जो एक कॉपी में फिलअप होगा वही तीनों कॉपी में फिलअप करना है आपको। यानी यहाँ पर यदि हम उसका जो एक कॉपी का जो फॉर्मेट है उसमें मैं सारा चीज़ का डिस्कशन करूँगा, सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ पर कौन सा जो रिक्वायरमेंट है भरने का वो कैसे आप भरिएगा। तो यदि आप एक कॉपी समझ लेते हैं तो आप तीनों कॉपी को फिलअप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस तरह से अटेस्टेशन फॉर्म, जिसका कि हिंदी होता है अनुप्रमाणन फॉर्म या सांख्यांकन फॉर्म कहा जाता है अटेस्टेशन फॉर्म को। यहाँ पर आपको राइट साइड कॉर्नर पर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर रोल नंबर, आपको जो आपका रोल नंबर है वो लिख देना है। पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी JAA तो JAA लिखना है। सीनियर क्लर्क, गुड्स गार्ड, SM, TA, CA, जो भी आपका पोस्ट है आपको यहाँ पर डालना है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, जैसे इस बार का एम्प्लॉयमेंट नंबर 3/2019 है तो आपको जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ओके, चलिए उसके बाद कैटेगरी नंबर। कैटेगरी नंबर में क्या भरना है कि आपको कैटेगरी 5 के लिए सिलेक्शन हुआ है या 6 के लिए या फिर 4 के लिए या 3 के लिए या 7 के लिए, जो भी आपका कैटेगरी का नंबर है उसे आपको वहाँ पर फिलअप करना है। ओके, एंड यहाँ पर रेलवे, किस रेलवे में आपका सिलेक्शन हुआ है, ECR में हुआ है, ER में हुआ है, NR में हुआ है, NCR में हुआ है, यानी जिस रेलवे में आपका सिलेक्शन हुआ है उस रेलवे का वहाँ पर नाम भर देना है। ओके, आप देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आप देखें तो यहाँ पर है एफिक्स फोटोग्राफ। दैट मीन्स यहाँ पर फोटोग्राफ आपको चिपकाना है जो कि बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए, बॉक्स के बाहर ना हो। तो आप इस चीज़ को बेसिकली ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म का फर्स्ट जो कवरिंग फाइल वो कह सकते हैं कि कवर पेज जो है वो इस तरह से। इसमें लिखा गया है कि सांख्यांकन फॉर्म में गलत सूचना अथवा किसी भी तरह की वास्तविक सूचना को छिपाकर प्रस्तुत करना एक प्रकार की अयोग्यता मानी जाएगी और उम्मीदवार को सरकारी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा। देखिए ये जो, इसलिए मैंने बोला कि अटेस्टेशन फॉर्म इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि यदि आप इसको भरने में थोड़ी सी भी गलती करते हैं, थोड़ी सी भी आप अपना जो आपका जो भी स्टेटमेंट है यदि वो फॉल्स हो जाता है
तो आपका कैंडिडेचर रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, कॉलम नंबर 2 को यदि पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 को, तो इस फॉर्म को भरने व जमा करने के पश्चात यदि हवालात में रहे हो, दोषी ठहराए गए हो या बहिष्कृत हुए हो आदि का विवरण कर्मचारी चयन आयोग या प्राधिकारियों की यथास्थिति तुरंत भेजा जाए। जिसको पहले संख्यांकन फॉर्म भेजा गया था, ऐसा न किए जाने पर यह समझ लिया जाएगा कि वास्तविक सूचना को छिपाया गया है। यानी डियर फ्रेंड्स, इस अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी सूचना आपको देना है, जो भी आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, वो बिल्कुल आपके नॉलेज पर बेस्ड होना चाहिए। किसी भी प्रकार का झूठा या सत्य बातों को इसमें नहीं लिखा जाना है। यदि इसका तीसरा पॉइंट को देखें तो यदि संख्यांकन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलत सूचना दी गई है अथवा वास्तविक सूचना छिपाई गई है और इसकी जानकारी उस व्यक्ति की पूरी सर्विस के दौरान कभी भी मिलती है तो उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अटेस्टेशन फॉर्म इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये एक बिल्कुल एक ऐसा दस्तावेज है, कह सकते हैं कि आपका पूरा सर्विस पीरियड, आपका पूरा जो सर्विस का जो कैरियर है, पूरे कैरियर इस पर डिपेंड करेगा। यानी आप इसमें जो भी यहाँ पर भर कर, लिख कर, फिलअप करके दीजिएगा, वही आपको मान्य होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी सूचना इसमें गलत ना दें ताकि आपके कैरियर में कोई परेशानी आए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में कहता है पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में। अब देखिए, एक बहुत बड़ा हेडक बना रहता है जिसके पास भी अटेस्टेशन फॉर्म होता है। यहाँ पर कहता है सरनेम लिखिए यानी उपनाम, और यहाँ पर कहता है नेम लिखिए। ये क्या मैटर है? तो ये मैटर बिल्कुल जैसे किसी का नाम मोहन कुमार है तो कुमार आपको सरनेम में लिखना है, कुमार, और मोहन आपको इधर लिखना है। लिखते हैं बेसिकली क्या लिखते हैं? मोहन कुमार। बट यहाँ पर क्या लिखना है आपको? सरनेम में। सरनेम आपका कुमार हो सकता है, यादव हो सकता है, सिंह हो सकता है, सिन्हा हो सकता है, वर्मा हो सकता है, कुछ भी आपका सरनेम रहे। सरनेम मीन्स सरनेम, कुमार, वर्मा, सिंह, इस तरह का जो टाइटल होता है वो आपको पहले लिखना है, देन आपको अपना नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा नाम भरना है आपको। आप हिंदी में या इंग्लिश में, किसी भी आप लैंग्वेज में आप इसको फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। वीडियो को यदि एक बार में नहीं समझ आए दोबारा देखिए, और यदि आपको कुछ क्वेरी बच गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। दूसरा में वर्तमान पूरा पता, यानी वर्तमान पूरा पता अर्थात गांव, थाना, जिला अथवा घर का नंबर, गली, सड़क या कस्बा, जिला मुख्यालय का नाम आपको यहाँ पर भरना है। यानी वर्तमान पूरा पता, आप कहाँ अभी रह रहे हैं उसका पूरा पता देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 का क यदि देखें तो 3 का क में क्या है कि घर का पूरा पता, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, आपको यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट है कि यदि मूल रूप से पाकिस्तान के निवासी हैं, आई थिंक आप में से कोई भी पाकिस्तान का निवासी नहीं हो, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या कर देना है, N/A, यानी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इस प्रकार से आपको अटेस्टेशन फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है वो आपको कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज पर। अब देखिए सेकेंड पेज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। 3 कॉपी में रहेगा और तीनों कॉपी में एक ही मैटर रहेगा, तो एक कॉपी समझनी है तो तीनों कॉपी भर जाएगा। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। स्थानों का विवरण, यानी निवास का अवधि सहित कि आप किस स्थान पर कितने समय तक रहे हैं। जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान एक या एक से अधिक वर्ष तक रहे हैं। विदेश में रहने के दौरान पाकिस्तान सहित सभी स्थानों का पूर्ण विवरण जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक या एक से अधिक वर्ष तक रहे हों। तो देखिए यहाँ पर है से और टू, यानी फ्रॉम और टू, से तक, यानी कब से। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कब से, और इधर कब तक। तो यहाँ पर भरना है निवास स्थान का पूरा पता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम माने कब से, तो फ्रॉम चाइल्डहुड यानी बचपन से
फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल नाउ, यानी बचपन से अभी तक मैं जो रह रहा हूँ, अपना घर का एड्रेस जो भी है आप दे दीजिएगा। यहाँ पर आप जिस जिला के, जैसे नालंदा जिला के हैं तो मुख्यालय बिहार शरीफ यहाँ भर देना है, पटना जिला के हैं तो मुख्यालय पटना भर देना है। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी हेडक्वार्टर्स होगा, आपके जिला का जो भी मुख्यालय है, उसका नाम आपको इस कॉलम में भर देना है। ठीक है। या यहाँ पर मान लीजिए कि आप चाइल्डहुड से लेकर अभी तक नहीं, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि पिछले 5 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और तब से लेकर आप यहाँ हैं, तो आप वहाँ पर ईयर आप दर्शा सकते हैं कि फ्रॉम, यानी मान लीजिए कि 2015 यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और 2015 यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2015 से लेकर अभी 2023 तक, और अपना पता दे देंगे और मुख्यालय का, जिला मुख्यालय का यहाँ पर नाम भर देंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसका जो 5 का 1 है, परिवार के सदस्यों का विवरण, यानी डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर। यहाँ पर एकदम छोटा सा अक्षर में नाम लिखना है फादर का, उसको कॉलम नीचे बना हुआ है, फिर राष्ट्रीयता लिखना है, फिर जन्म स्थान लिखना है, व्यवसाय लिखना है, वर्तमान डाक का पता, फिर घर का स्थायी पता। अब आपको मन में लग रहा होगा कि इतने छोटे कॉलम में इन सारे मैटर को कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो बिल्कुल आपको छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। देखिए, पिता, पूरा नाम, उपनाम यदि कोई हो तो आपको पापा का नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपके पापा का नाम हो। राष्ट्रीयता भारतीय लिख देना है। जन्म स्थान, जो गांव का जहाँ पर भी जन्म स्थान है जो जन्म स्थान लिख देना। व्यवसाय, यदि कुछ करते हो तो नौकरी का नाम लिख देना, कुछ नहीं करते हैं तो सिंपली किसान या व्यापार कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वर्तमान डाक का पता, जहाँ आपके फादर अभी रह रहे हैं उसका डाक का पूरा पता इस कॉलम में, और घर का स्थायी पता दे देना। स्थायी पता मतलब अस्थायी पता समझ रहे हैं, जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है वो इस कॉलम में भर देना। तो पिता का जानकारी मिल गया। अब यहाँ पर माता का जानकारी, माता का यहाँ पर माता का नाम लिख देना है। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखना है, राष्ट्रीयता लिखना है, फिर जन्म स्थान, फिर उसी तरह से पता, मुख्यालय यहाँ भर देना है। फिर पत्नी यदि है, यदि नहीं है तो इस कॉलम में एन, यदि आप अनमैरिड है तो एन लिख दीजिएगा। बाकी इस कॉलम को लाइक दिस, इस प्रकार से कर सकते हैं। भाई का नाम लिख दीजिएगा, भाई का राष्ट्रीयता क्या है, जन्म स्थान क्या है, व्यवसाय क्या है, वर्तमान पता क्या है, मुख्यालय कहाँ है, ये सब लिख देना। फिर बहन यदि है तो ठीक है, नहीं है तो बस सिंपली इस तरह से कर देना। और है तो बहन का नाम, एक बहन है या 2 बहन है या 3 बहन, जितना हो, तो मतलब 1 by 1 2 3 मीन्स विद इन द बॉक्स, इसी बॉक्स के अंदर आपको सारा का मतलब ब्यौरा यहाँ पर भर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 3 में आते हैं। यदि हम अटेस्टेशन फॉर्म के पेज नंबर 3 की बात करें तो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर है कि विदेश में पढ़ रहे या पुत्र या पुत्री के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, तो जो विदेश में पढ़ रहे हैं तो आई थिंक आप एनटीपीसी में आए तो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं, तो विदेश का तो बात ही नहीं उठता है ना। यदि कोई फिर भी यदि कोई विदेश से आ रहे हैं या विदेश में पढ़ रहे होंगे तो उनका नाम यहाँ लिख देना है, राष्ट्रीयता लिख देना है, जन्म का स्थान, देश का नाम, कौन से देश में पढ़ रहे थे, पिछले कॉलम में दिए गए देश में जिस तारीख से पढ़ रहे हैं उस तारीख का नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से राष्ट्रीयता मीन्स इंडियन लिख देना है, इंडियन लिखाएगा। जन्म की तारीख, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ, जो एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर भरना है। फिर वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए आई होप आप जानते होंगे कि आज यदि 2023 चल रहा है और आज का डेट कितना है, मान लीजिए कि 2023 चल रहा है और 1 है और 19 तारीख है, और आपका मान लीजिए कि जन्म है 18 जनवरी 1988 सपोज मान लेते हैं। तो आप आज का जो भी तारीख है और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो इस प्रकार से उसको आप माइनस कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ में आ गया क्या 3, यानी 35 वर्ष 0 महीना 1 दिन, यानी 35 वर्ष 0 महीना 1 दिन आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। मतलब आयु निकल गया कि आज के समय में
जिस दिन अटेस्टेशन फॉर्म आप भर रहे हैं उस समय में आपकी आयु कितनी है वो आपको फिलअप करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मैट्रिक के समय आयु कितनी थी। मैट्रिक के समय आयु कितनी थी, तो मैट्रिक के समय आयु तो आज का जो अभी हम बताएं कि मान लीजिए कि आज 2023 है और जनवरी चल रहा है और आज 19 तारीख है, तो मैट्रिक के समय में आपकी आयु कितनी थी, तो उस समय का आयु जो भी रहेगा यहाँ पर लिख कर माइनस करके वहाँ पर मान लीजिए कि 14 बरस है या 15 ईयर्स है या 18 ईयर्स है था उस समय मैट्रिक के समय, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर कॉलम की जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें यह स्थित है। जन्म स्थान कहाँ है वो भर देना है और कौमा किस जिला में, तो मान लीजिए नालंदा जिला में तो नालंदा, कौमा किस राज्य में तो बिहार राज्य में तो बिहार लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कि आप किस जिले और राज्य से हैं, तो यहाँ पर आपको जिला लिख देना है नालंदा बिहार, इस तरह से लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पिता मूल रूप से किस जिले और राज्य के हैं, तो आपके पिता भी नालंदा के हैं तो लाइक दिस और ऐसे बिहार कर दीजिएगा। या आपका जिला कुछ भी हो सकता है, पटना हो सकता है, मधुबनी हो सकता है, किशनगंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नवादा हो सकता है। आपका धर्म क्या है, आपका जो भी धर्म रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपको इस कॉलम में आपका रिलीजन भरना है, आपका अपना धर्म के बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्तर हाँ या नहीं के रूप में दे। यदि नहीं है तो नो लिख दीजिए, हाँ है तो एस लिख दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर है कि 15 वर्ष की आयु से किन किन स्कूलों और कॉलेज में और किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की है, उसके स्थानों के वर्षों को साथ दिखाते हुए शिक्षा संबंधी योग्यता बतलाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि आप मैट्रिक नेम ऑफ अ स्कूल या कॉलेज विथ फुल एड्रेस, आपको अपना स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे हम लिख देंगे कि नेशनल हाई स्कूल, मान लीजिए कि हम बिहार शरीफ लिख देते हैं, यहाँ बिहार शरीफ लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देना है आपका स्कूल का जो भी नाम हो। प्रवेश की तिथि आपका डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि आपने प्रवेश कब किया, वो डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। छोड़ने की तारीख आप स्कूल से आप एसएलसी कब लिए थे, कब मिला था, उसका यहाँ पर जिक्र करना है। और उत्तीर्ण परीक्षा एग्जामिनेशन पास्ट, यानी आप एग्जामिनेशन पास्ट कब किए, मान लीजिए कि हम 2006 में पास किए तो 2006 लिख देना है। कोई 2000 में पास किया तो 2000 लिख देना है। कोई 2010 में किया तो 2010, यानी पासिंग ईयर इसमें लिखना है। ओके, उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का इसमें लिखना है, नीचे ग्रेजुएशन का लिखना है। यदि कोई भाई पीजी किए हुए हैं तो फिर आगे पीजी का कॉलम है, फिर पीजी लिख सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग, एग्जामिनेशन पास कब पास किए, तो इस प्रकार से आपका सारा ब्यौरा इसमें आ जाएगा, जो कि एजुकेशनल ब्यौरा आपका होगा। एजुकेशनल से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे आपको कॉलम नंबर 10 के अंतर्गत भरना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब आगे। अब ये भी पेज खत्म हो गया, तीसरा पेज। अब हम चौथे पेज की ओर बढ़ते हैं और चौथा पेज कुछ आपको इस तरह से है, इस तरह से दिखेगा, है ना। चलिए देखिए, यहाँ कहता है कि क्या आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी या स्थानीय सरकारी निकाय या स्वामित्व निकाय या सार्वजनिक उपक्रम या किसी गैर सरकारी उपक्रम संस्था अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या पहले कभी किया है, यदि हाँ तो उसके नियोजन के अद्यतन जानकारी के पूर्ण विवरण दो। यानी डियर फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फोर्स कहीं भी किसी भी प्रकार का नौकरी किए हैं तो इसमें आपको भरना है कब से कब तक किए हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या था और आपका नियोक्ता का नाम, यानी फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। पहले नौकरी छोड़ने का कारण क्या है, तो पहले नौकरी छोड़ने का कारण यहाँ बता दीजिएगा। सबसे सटीक जो कारण होगा वो होगा यहाँ पर पहली नौकरी छोड़ने का कारण में लिख दीजिएगा टू गेट हायर ग्रेड। हायर ग्रेड आपको मिल रहा है 2800 में आ रहे हैं, 4200 में आ रहे हैं जीपी, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हायर ग्रेड, छोड़ने का कारण हायर ग्रेड लिख सकते हैं। उसके बाद का कॉलम है ख कि क्या पिछली सेवा भारत सरकार राज्य सरकार भारत सरकार राज्य सरकार के स्वामित्व या संचालित किसी उपक्रम या किसी स्वायत्त से अधीन थी। यदि आपने केंद्रीय सिविल सेवाएं नियम, यानी ये कह रहा है कि यदि आपको कभी
नौकरी से निकाला गया है, आपके विरुद्ध कोई एक्शन लिया गया है, यदि हाँ तो ठीक है, अदरवाइज इसमें नॉट एप्लीकेबल भर कर छोड़ देना है। ओके, अब ये देखिए कॉलम नंबर 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधा सीधी है कि क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए, तो नहीं में टिक मारना है। क्या आप पर कभी मुकदमा चला है, तो नहीं। क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए, नहीं। क्या आप कभी बंदी बनाए गए, नहीं। क्या आप इस पर कभी न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है, नहीं में टिक लगाना है। क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, नहीं। किसी अन्य शैक्षिक पदाधिकारी संस्था द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं, नहीं। यानी सब नहीं में आपको टिक लगा देना है, ठीक है। और यदि किन्हीं के ऐसा नहीं है कि नहीं में ही लगाना है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए, क्या आप पर कभी मुकदमा चला है, क्या आप कभी नज़रबंद रखें, अधिक कोई इससे रिलेटेड है तो आप हाँ भर सकते हैं, उसका ब्यौरा आपको देना होगा, ठीक है। अदरवाइज आप नो कहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको इस तरह से ये जो कॉलम नंबर पॉइंट नंबर जो 12 था वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी पेज नंबर 5 की ओर। अब पेज नंबर 5 आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा कि क्या आप कभी किसी लोकसभा आयोग कर्मचारी चयन द्वारा उसके किसी परीक्षा में बैठने या चयन के लिए विवर्जित या अयोग्य ठहराए गए, तो नहीं। क्या इस संसाधन फर्म के भरते समय किसी न्यायालय में आपकी मुकदमा चल रहा है, तो नहीं। यानी इस पूरे कॉलम में आपको नहीं भरना है, ठीक है। और यदि आप में किसी में हाँ है तो पढ़ के भरिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया कि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ हो तो मामला गिरफ्तारी या नज़रबंद या जुर्माना, अपराधी या फर्जीवाड़ा आदि का होने या इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय या विद्यालय या शैक्षणिक में चल रहे मुकदमे के मामले में संबंध में यदि हो तो ब्यौरा दीजिए, तो उसमें हाँ भरिएगा। अदरवाइज सब में नो करके निकल जाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक नोट लिखता है, नोट कि कृपया इसका संख्यांकन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को भी देखिए। क्या चेतावनी दिया गया था कि इस अटेस्टेशन फॉर्म में आप जो भी सूचना दीजिएगा वो आपके मतलब अनुसार बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी भी प्रकार का झूठ, गलत, असत बातें, सूचना इसमें फिलअप नहीं करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आप अपने इलाके के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम दीजिए जो आपको जानते हैं। आप यहाँ पर 2 व्यक्ति के नाम लिख दीजिएगा जो आपको जानते हैं। आपके गांव समाज के लोग, जो भी आपके रिलेटिव्स को छोड़कर जो भी आपके गांव समाज के लोग हैं जो आपको जानते हैं, जिन पर आपको विश्वास है, उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और एक नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ गया कि मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है कि सही तथा पूर्ण है, मैं ऐसी किसी भी स्थिति से परिचित नहीं हूँ जिसके कारण मैं सरकार के अधीन नौकरी के लिए योग्य न हो सकूँ। और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हस्ताक्षर करना है, तारीख यहाँ पर डालना है और स्थान आप किस स्थान पर अभी हैं। पटना से हैं तो पटना भरिए, नवादा से हैं तो नवादा लिख दीजिए, बिहार शरीफ से हैं तो बिहार शरीफ लिख दीजिए, है ना। और इस प्रकार से ये आपका 5वां नंबर भी पेज समाप्त होता है। और अब हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर जो कि आपका आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है। ये आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, पहचान पत्र। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ कॉलम में देखिए 7-8 पॉइंट हैं और इनमें किन्हीं भी एक व्यक्ति से आपको प्रमाणित करके अटेस्टेशन फॉर्म लाना होगा। केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी हो उनसे, या जहां उम्मीदवार तथा उनके माता पिता संरक्षक समान निवासी है उस चुनाव क्षेत्र के सांसद महोदय से, या उपमंडल मजिस्ट्रेट या अधिकारी से, या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिक तहसीलदार या नायब या उप तहसीलदार द्वारा, या उस पंजीकृत स्कूल कॉलेज संस्थान के प्रधानाचार्य या अध्यापक मुख्य अध्यापक जहां उम्मीदवार ने आखिरी में अध्ययन किया है, या ब्लॉक के किसी अधिकारी जैसे बीडीओ, सीईओ या पोस्ट मास्टर या पंचायत इंस्पेक्टर। इनमें से इन 8 में से किसी भी एक अधिकारी से आप अपने आइडेंटिटी को
वेरीफाई करवा के ला सकते हैं। आपको आइडेंटिटी में क्या है कि यहाँ जो भी भरेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री, मान लीजिए आपका नाम, मान लीजिए कि आपका नाम रमेश कुमार है, तो यहाँ रमेश कुमार अब पुत्र श्री आपके पापा का नाम यहाँ पिछले 5 वर्ष 6 महीना से जानता हूँ तथा मुझे विश्वास है कि उसने जो ब्यौरे दिए हैं बस सही है। ये हिंदी में हो गया और ये इंग्लिश में सेम मैटर वही है। ये चीज़ लिख देंगे और यहाँ पर वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर नाम और पदनाम यानी डेजिग्नेशन का उनका स्टंप लग जाएगा, मुहर लग जाएगा, यहाँ पर तारीख हो जाएगा और यहाँ पर ऑफिशियल सील यानी यहाँ पर मुहर लगेगा, यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन उनका भराएगा। मान लीजिए आप इसको किसी वीडियो से बनवा रहे हैं तो वीडियो साहब के यहाँ पर ना सिग्नेचर हो जाएगा, वीडियो साहब के यहाँ पर नाम और वीडियो डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ए आइडेंटिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपका पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। नीचे इसको जो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा टू बी फिल्ड बाई द ऑफिस, इस कॉलम को आपको छोड़ देना है, इसको आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस का काम है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉलम नंबर 7 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा संभल कर इसको बनाना है। देखिए पहले क्या करना है कि इसको पढ़ना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक किसके आपको 2 तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर है और एक कॉलम यहाँ पर है, यानी आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर लाना है। जो पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा वो क्या कर रहा है कि टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन द कैंडिडेट स्टडी लास्ट, यानी आपने जहाँ से अंतिम शिक्षा ली है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हैं अंतिम समय में, या मान लीजिए आप MBA किए हैं, BTech किए हैं, कुछ भी किए हैं, जहाँ पर आपने लास्ट बार पढ़ाई किया है वहाँ के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वो आपको ये फिलअप करके देंगे कि सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री दिस, आपका नाम, आपके फादर्स नेम एंड लास्ट 5 वर्ष 6 महीना या 6 वर्ष 8 मंथ जो भी रहेगा, और यहाँ पर आपका नाम इज नॉट रिलेटेड टू मी, इज नॉट रिलेटेड टू मी, श्री या श्रीमती या कुमारी इज नॉट रिलेटेड टू, हमसे संबंधित नहीं है लेकिन मैं इनको जानती हूँ, यानी ये मेरे रिलेटिव्स नहीं हैं। या उसके बाद इनका सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएगा, डेजिग्नेशन हो जाएगा और यहाँ पर रबर स्टंप यानी उनका स्टंप लग जाएगा और यहाँ पर प्लेस और यहाँ पर डेट भरा जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जहाँ पर से अपने लास्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने जो लास्ट स्टडी किया है वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनाकर लाना है। ओके, नीचे हम देखते हैं कि देखिए और यहाँ पर रबर स्टैम्प लग जाएगा और यहाँ पर सील ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इस कॉलम को आपको भरना है टू बी अटेस्टेड बाय द स्टिपेंडियरी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आप सीधे आप अनुमंडल में जाइएगा और अनुमंडल पदाधिकारी जो होते हैं उनसे आप ये वाला करवा सकते हैं, वो सिग्नेचर कर देंगे, डेजिग्नेशन स्टंप लग जाएगा, प्लेस एंड डेट भरा जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो दोनों तरह से 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनकर तैयार हो गया। ओके, और इसके बावजूद आपको एक एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट जो कि आपको नोटरी से बनाकर लाना होगा, जिसमें ये प्रमाणित कराना होगा कि मैं फलना कुमार, पिता ये, घर यहाँ, पोस्ट यहाँ, जिला यहाँ, थाना यहाँ, मैं इस जिले के निवासी हूँ और इसमें जो भी सूचनाएं दी गई है वो बिल्कुल सही है, सत्य है, यदि सत्य पाने पर मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँगा। और इस तरह से एफिडेविट आपको नोटरी से बनवाकर भी एक लाना होगा। ठीक है, आपको उसमें 100 से 200 रुपया का खर्च आएगा नोटरी में, बाकी आपको एफिडेविट बनाकर दे दे। ये इतना टफ नहीं, आप नोटरी जाइएगा, किसी भी एडवोकेट से कांटेक्ट कीजिएगा, उनको इस मैटर के बारे में उनसे डिस्कस कीजिएगा, वो आपको एफिडेविट बनाकर दे देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये अटेस्टेशन फॉर्म से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां था जो मैंने आपको दिया, और इसको भरने में बिल्कुल सावधानी बरतें क्योंकि ये एक ऐसा अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि आपका किसी भी पद के लिए सिलेक्शन हुआ हो, आपका JAA के लिए हो, सीनियर क्लर्क के लिए हो, गुड्स गार्ड के लिए हो, SM के लिए हो, TA CA ग्रुप D, जितने भी किसी भी स्टाफ, किसी भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो,
तो उसे अटेस्टेशन फॉर्म को भरना होता है और ये बेहद ज़रूरी होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म को हम सही तरीके से कैसे भरें। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं। और ऐसे ही इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।